अब हम एक सेकंड दीजिएगा मुझे, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। मारुबुजु, जो हम अब पहले स्टार्ट करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मारुबुजु पैटर्न क्या होता है? जब एक लॉन्ग बॉडी का कैंडल होता है उसको हम कहते हैं मारुबुजु। तो आइडियली जो मारुबुजु बनता है, आइडियल जो मारुबुजु पैटर्न होता है, वो मारुबुजु पैटर्न में शैडो नहीं होता है। मतलब आइडियल जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है पूरा यहाँ पे बॉडी ही है, यहाँ पे। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई शैडो यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ पे भी कोई शैडो नहीं बना है। ये केवल एक बॉडी रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये कह लीजिए कि ये यहाँ पे खुला और सीधे यहीं पे जाके बंद हुआ। ये यहाँ पे खुला इस पॉइंट पे, और ये नीचे जाके बंद हुआ। ये यहाँ पे खुला और ऊपर जाके बंद हुआ। तो कैंडल का लॉन्ग बॉडी और नो शैडो। पर अगेन जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। वैसा है कि अगर ये नीचे ऐसे किया, यहाँ ऊपर जाके थोड़ा सा ऊपर चला गया, मतलब ये अगर इतना थोड़ा इसमें एक वीक शैडो भी थी, तो ये भी मारुबुजु ही माना जाएगा, क्योंकि ये इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू बॉडी। और ऐसे ही अगर मान लीजिए नीचे जाके थोड़ा ये नीचे हो गया, नीचे लो बनाया और यहाँ पे हो गया, तो भी ये मारुबुजु। क्योंकि रियल में तो आपको मारुबुजु मिलता ही नहीं है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए इंडिया में क्या है कि एनएससी और बीएससी में जो क्लोजिंग होता है वो 3:03 का जो टाइम होता है। तो जो इंडिया में जो क्लोजिंग टाइम होता है, जैसे आपका मार्केट चल रहा है 3 बजे ये प्राइस है उसका, ठीक है, और 3:30 पे ये प्राइस है, 3:30 पे प्राइस। तो वो अगर मान लीजिए वो वहां से गिरते डे के लोएस्ट पॉइंट पे वो क्लोज हो गया, ठीक है। ये तो अब जो इंडिया में जो रूल है, जिस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं एनएससी बीएससी में क्लोजिंग प्राइस, वो ये जो इसका जो ये टाइम होता है, ये जो 3 बजे से जो 3:30 पे प्राइस मूवमेंट है, उसका जो वेटेड एवरेज प्राइस होता है, वेटेड एवरेज, यहाँ एवरेज नहीं है, वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज मतलब कि हर पॉइंट पे जितना वॉल्यूम हुआ है, जितने प्राइस और जितना वॉल्यूम एक्शन हुआ है, उसका सबका एक एवरेज मिला हुआ है। मतलब अगर 3:30 पे यहाँ से यहाँ मिला के समझ 10 लाख हुआ, यहाँ पे 40 लाख हो गया, तो इस पॉइंट का वेट ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे अगर 40 लाख हो, यहाँ पे 10 लाख आएगा, तो इस पॉइंट का वेट ज्यादा होता है। तो मतलब एक वेटेड एवरेज प्राइस रहता है। तो कभी भी आपको एग्जैक्टली बुलिश या ऐसे ऊपर जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तब भी हो रहा है। अगर वो डे हाई पे लास्ट में 330 पे डे हाई पे अगर आपका 3:30 पे अगर किसी स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए, लेकिन जब आप उसको क्लोज देखेंगे, जब वो क्लोज होगा तो 100 से नीचे होगा, क्योंकि वो 3:15 से 3:30 का जो मूवमेंट आया उसका एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालता है। तो आपको चार्ट्स में कभी तो दिखेंगे नहीं। तो आपको ये बेरिश मारुबुजु कैसे दिखेगा? ऐसे आपको दिखेगा, क्योंकि लो थोड़ा नीचे रहेगा बट उसका क्लोजिंग थोड़ा ऊपर रहेगा। ऐसे ही बुलिश मारुबुजु भी ऐसे दिखेगा। तो मारुबुजु चार्ट सबसे कॉमन, कई बार कॉमन होता है, बहुत कॉमन होता है। तो ये दिखाता है आइडियल मारुबुजु में शैडो नहीं होता, बट इवन स्मॉल शैडो उसको भी हम मारुबुजु मानते हैं, और मारुबुजु बुलिश और बेरिश हो सकता है, ठीक है। मारुबुजु का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब कि डोमिनेट करना, पूरा कह लीजिए आप, पूरा उस टाइम पीरियड में अपनी बादशाही, अपनी तानाशाही दिखाई उसने। तो इसका मतलब देखिए, आप इसको चार्ट से ही समझेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप चार्ट में ऐसे लंबे लंबे बार्स देखें, बिल्कुल जो खुले मतलब ओपन इक्वल टू लो है, यहाँ पे कह लीजिए ओपन इक्वल टू लो हो सकता है, और यहाँ तक लंबा कैंडल बना, और यहीं पे जो हाई पॉइंट, ऐसे नहीं कि ऊपर गया और वहां पे सेलिंग आ गई, लोग इंडिसिसिव हो गया, बेच दिए। जहां ऊपर गया लोग खरीदते गए एंड तक खरीदा इसको। तो बीएमएल में काफी बनता है बुलिश मारुबुजु। बीएमएल का अगर चार्ट देखेंगे उनमें बहुत अच्छा मूवमेंट आता है। तो मारुबुजु डोमिनेंस दिखाता है। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें आपको ट्रेंड का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि जहां ये बनता है उसके 1-2 कैंडल में तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट हो। तो जैसे ही इसके ऊपर अगर गैप खुल रहा है तो आप खरीद लेना चाहिए, और ऐसे इसके नीचे अगर गैप डाउन करके थोड़ी देर सस्टेन करें तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड के बाद बने तो और अच्छा है। मतलब वो तो डबल ब्लास्ट कह लीजिए हो जाता है। बट अगर ये बीच में भी कभी बनता है साइडवेज ट्रेंड में, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल रहता है। जब ये अगेन याद रखिए, ये लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि ये 3% 4% का मूवमेंट रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पिछले दिन 0.01% मूवमेंट हुआ तो आज 2% हो गया तो बहुत स्ट्रांग बुलिश हो गया। जितना लंबा लेंथ उतना लंबा, लेकिन एक्सट्रीमली लंबा भी अगर 7% 8% का अगर ये कैंडल बना है, अब उसके बाद ट्रेड करोगे तो वहाँ आपका रिस्क है, क्योंकि 7-8% में तो कॉमन सेंस हो जाता है कि कोई भी बुक करेगा, सारा कैंडलस्टिक वहाँ फॉर्मूला फेल कर जाएगा।
वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ पे बुकिंग स्टार्ट आ जाए, थोड़ी तो एटलीस्ट आ जाएगी। तो मतलब एक आइडियल होना चाहिए बुलिश मार्केट कंपेयर टू पुराने से वो डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। अब मारुबोजू जो मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश मारुबोजू बेयरिश, और बुलिश मारुबोजू में जो रियल में होता है एक्चुअली में, तो ये इस तरह का होता है कि वो खुलता है, वो थोड़ा नीचे जाता है और फिर हाई क्लोज पे हो जाता है, यहाँ भी हल्का सा शेडो ही रहेगा, तो इसे कहते हैं बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू। और ऐसे ही बियरिश क्लोजिंग मारुबोजू भी रहता है कि वो खुलता है, जरा सा ऊपर जाता है, फिर उसके बाद से नीचे एंड में डे पे जा खुलता है, यहाँ पे माइन्यूट सा विक रहेगा, माइन्यूट सा शेडो रहेगा, क्योंकि वो इंडिया का जो एवरेज प्राइस का फंडा है उसकी वजह से। और ऐसे ही आपका जो बुलिश ओपनिंग मारुबोजू होता है, मतलब यहाँ देखिए बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू है, ठीक है, और यहाँ पे बुलिश ओपनिंग है, मतलब जो बुलिश एक्टिविटीज मारुबोजू में वो क्लोज के पास हुई ज्यादा, मतलब हाई जो है क्लोज के बराबर है, यहाँ ओपन इक्वल टू लो के बराबर है। मतलब यहाँ क्या हुआ बुलिश क्लोजिंग में कि क्लोजिंग साइड पे ज्यादा लोग बुलिश थे, ओपनिंग में वो थोड़ा नीचे गया, वहाँ पे थोड़ा अनसर्टेनिटी था, लेकिन ऊपर में क्लोज बुलिश नेचर पूरा एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ जो बुलिश ओपनिंग मारुबोजू होता है वो क्या होता है कि बुलिश खुलते ही ओपन इक्वल टू लो मारा और भागा ऊपर, जब वो हाई पॉइंट पे गया वहाँ थोड़ा आया बुकिंग, और फिर लेकिन एंड में वो भी मारुबोजू है, वो कैंडल ऊपर हुआ। सिमिलरली आप देखेंगे बेयरिश क्लोजिंग मारुबोजू है, वो भी सेम चीज रिप्रेजेंट करता है कि उसका लो साइड में बेयरिश क्लोजिंग मारुबोजू, तो इसका जो लो क्लोजिंग हुआ था वहां पे वो ज्यादा बेयरिश था कंपेयर टू ओपन हुआ तो थोड़ा ऊपर गया। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि अभी कल आप देखोगे, मतलब ये आगे एग्जांपल में दिखाएंगे कहीं आपको ये पैटर्न से ज्यादा आपको मिलते हैं, बेयरिश क्लोजिंग मारुबोजू, बुलिश क्लोजिंग मारुबोजू, तो ये छोटे छोटे को आप इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज आपका बॉडी मेन होना चाहिए, इसका मतलब कि इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। और ऐसे बेयरिश ओपनिंग मारुबोजू भी होता है, ठीक है। तो ये मारुबोजू कैंडल के बारे में बेयरिश पैटर्न दिखाता है कि सेलर्स कंट्रोल किया पूरे ट्रेडिंग डे को ओपन से क्लोज तक, और इसीलिए बेयरिश पैटर्न है। बुलिश दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल किया उसको, इसलिए बुलिश पैटर्न है। और मतलब कि ये बेयरिश बुलिश तो होता ही है, और ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अगर ये इसका कॉन्टेक्स्ट जहाँ ये अकर हुआ है वो आपका अगर किसी अच्छे कॉन्टेक्स्ट में अपियर हो रहा है, मतलब अगर ये बुलिश अपियर होता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर एक बुलिश मारुबोजू बनता है, तो वो दिखाता है कि वो रिवर्सल डोमिनेट कर सकता है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने की चांस हो सकती है, वो मारुबोजू करता है। अगर ये मारुबोजू एक छोटे से रिवर्सल पैटर्न, एक माइन्यूट से रिवर्सल पैटर्न के बाद बन रहा है, मतलब वो उस रिवर्सल पैटर्न को कंफर्म कर देता है कि हाँ भाई ये तगड़ा है। तो बेसिकली कि आप जब भी कोई भी कैंडल पैटर्न देखेंगे तो आप ट्रेंड तो देखो ही साथ में, प्लस आप एक बार ये अगर देख लो कि वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे बन रहा है कि कहाँ बन रहा है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बताया, जहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग आई है लोअर प्राइसेस पे वो सपोर्ट होता है, और जहाँ ऊपर सबसे ज्यादा सेलिंग आई वो रेजिस्टेंस होता है कि उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया, वहां पे हमेशा सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो मारुबोजू के बारे में इतना आपको जानना आई थिंक इनफ है। और एग्जाम्पल लेते हैं मारुबोजू का, तो ये देखिए टाटा केमिकल का चार्ट है, शायद ये सितंबर 9 का चार्ट है, ये डेली बेसिस पे है। ये देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम ऊपर मैंने सेलेक्ट करके आपको दिखाया है यहाँ पे, तो ये आपका डेली बेसिस का चार्ट है। तो ये देखिए 1 डे यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आप जब भी काइट में जो भी आपका टूल होगा उसमें आप सिलेक्ट करेंगे टाइम फ्रेम डे, तो यहाँ पे दिखा देगा एक एक दिन की पूरी एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए एक मारुबोजू बुलिश मारुबोजू बना, ये बुलिश ओपनिंग मारुबोजू है, जो जहाँ पे उसने ओपन में ही बुलिशनेस दिखाया। ये देखिए एक बुलिश ओपनिंग मारुबोजू है। तो जब भी ये पैटर्न बनता है, स्पेशली देखिए अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस नीचे गया, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो इमीडिएट अगर वो पैटर्न बन रहा है तो यूजुअली क्या होता है, देखिए अब ये श्योरिटी तो कभी नहीं है कि आपका आएगा ही, कोई भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी श्योरिटी नहीं, कुछ भी गारंटी नहीं है। कोई भी अगर आपको कहता है कि गारंटी ये ऐसा जाएगा, तो मतलब या तो वही ले जा रहा होगा तब वो आपको कह दे, वो अलग बात है कि भाई वो ले जा रहा है और कह दे आपको कि भाई हाँ ऐसे जाएगा, अदरवाइज कभी भी गारंटी होता ही नहीं कुछ जाएगा, वो एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो जैसे हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब ये बनता है तो उसके बाद से ऐसे स्टडी किया हमने, तो हम ये कैस मार सकते हैं कि भाई ये बना तो उसके बाद से हम यहाँ पे अगर बाई करेंगे तो हमें अच्छी मूवमेंट आने की चांस है। तो ये एक रहता है
गेस जो आप मारते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी गेस होती है, एक होता है ब्लाइंड गेस। ब्लाइंड गेस क्या है, स्टॉक मार्केट में 50% है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो ऊपर नीचे नीचे जाएगा। आप 50% गेस मार दो, या तो आप 80% वाला गेस मारो कि भाई हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है तो हम ये गेस, मेरा 80% जाने के चांस है, मतलब 10 में से 8 बार सही जाएगा। तो अगर आप 10 ट्रेड ये सेम लेते हो तो उसमें से 8 में आपको फायदा हो जाएगा और 2 में नुकसान हो जाएगा। हो सकता है नुकसान आपका पहले वाले में हो जाए। अब इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो आप उसको ज्यादा अच्छे से ट्रेड ले पाओगे। तो ये मारूबोजू का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए अगेन यहाँ पे एक मारूबोजू पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मारूबोजू पैटर्न है। तो ये देखिए बाकी जो कैंडल्स हैं उससे काफी डोमिनेटिंग कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल, एक डोमिनेटिंग कैंडल है, ये भी एक डोमिनेटिंग है। उसके प्रीवियस कुछ जो कैंडल्स हैं उससे बड़ा कैंडल है, डोमिनेटिंग कैंडल है। तो इसको कहते हैं हम मारूबोजू पैटर्न, ठीक है। तो मारूबोजू पैटर्न को आप डेली चार्ट पे देखिए, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है ना, इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे में भी देख सकते हैं, आप इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इंट्राडे में देख रहे हैं, आप इसको 1 दिन के में दे सकते हैं। लेकिन जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम रहेगा उतना जो इसका वैल्यू है, उतना असर्टिवनेस है, मतलब जितना कन्विक्शन उतना ज्यादा आता रहेगा जितने बड़े टाइम फ्रेम में। अगर ये 15 मिनट में एक ये बना है, टाइम फ्रेम बना है, और एक 3 मिनट के में बना है, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाला मोर असर्टिव है, उसके बेसिस पे आप जो ट्रेड लेंगे उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है सक्सेस की। बट अगेन ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल उस पर डिपेंड करता है और उस पर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मारूबोजू के बारे में एक पैटर्न, जो इंडिविजुअल कैंडल पैटर्न है। ऐसे ही कई पैटर्न है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, डोजी पैटर्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स डोजी पैटर्न होता है। इसको ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि डोजी की तरह स्पिनिंग टॉप भी डिसीजन दिखाता है, वो भी एक पैटर्न होता है स्पिनिंग टॉप। बट डोजी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या पैटर्न कहा जाता है अगर ये बनता है सिंगल कैंडलस्टिक में, ठीक है। और अगर डोजी के बाद कोई हमें जैसे कि अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बना है और हमें इसका नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक कंफर्मेशन दे दे कि बियर बुलिश कैंडल है कोई इसके बाद, तो फिर तो वो हो गया कि भाई वो रिवर्सल ही है। तो ऐसे ही जो डोजी फॉर्म होता है कि वो डोजी में क्या होता है कि खुला यहाँ प्राइस पे, अगेन फिर से मैं समझाता हूँ कि ये ओपनिंग प्राइस है उसकी, ठीक है। और एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, ये देखिए ये प्राइस जो है ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, तो इस प्राइस पे वो ओपन हुआ, ये ओपन प्राइस है, ठीक है। फिर उसके बाद से या तो नीचे गया होगा तो ये ऊपर गया होगा। ये हमने जैसे आपको बताया था, लिमिटेशन होता है कि कैंडलस्टिक का लिमिटेशन होता है कि ये नहीं बता पाता सीक्वेंस क्या है ऊपर है नीचे का, बट या तो नीचे गया तो ऊपर गया होगा, बट दोनों तरफ गया। और उसके बाद से एंड में जो क्लोज हुआ वो यही प्राइस है उसका, तो जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ये प्राइस है, ठीक है, क्लोज प्राइस। ऐसे इन सारे कैंडल में सेम चीज है। यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन हुआ, इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, ओपन इक्वल टू क्लोज, और दोनों साइड में कोई भी मूवमेंट हुई हो डिपेंडिंग ऑन वो, ये डोजी पैटर्न होता है। ओपन इक्वल टू क्लोज या वेरी नियर टू क्लोज, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। ओपन इक्वल टू क्लोज कर दो या वेरी नियर टू क्लोज कर लो तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। तो ये डोजी पैटर्न जब भी फॉर्म होता है, जब शैडो ऑफ कैंडल जो होते हैं वो बहुत लॉन्गर होते हैं और कैंडल का बॉडी बिल्कुल नो बॉडी एट ऑल होता है, और ओपन इज इक्वल टू और ऑलमोस्ट क्लोज टू जो भी आपका ओपन है उसके बराबर रहता है क्लोज। इसका 4 वेरिएशन होते हैं। कॉमन डोजी होता है जो बिल्कुल कॉमन डोजी है, इसमें ऊपर नीचे बराबर रहता है, ओपन क्लोज होता है। फिर होता है लॉन्ग लेग डोजी, तो यही डोजी रिप्रेजेंट करता है, बस इसमें और ज्यादा वेरिएशन रहता है, मतलब बहुत ऊपर भी गया, बहुत नीचे भी गया, और फिर एंड में वही क्लोज हुआ। बहुत ज्यादा इंडिसीजन है यहाँ पे। काफी लोगों ने ज्यादा ट्राई किया, ऊपर तक ले गए, लेकिन उतनी ही ज्यादा लोगों ने बेचा, खूब नीचे तक गया और एंड में नीचे पे भी बाइंग आई और यहाँ पे आ गया, तो ये इंडिसीजन रहता है। तो जितना बेसिकली रिप्रेजेंट ही क्या कर रहा है इंडिसीजन को, तो जितना स्ट्रॉन्ग इंडिसीजन है उतना ज्यादा हमें नेसेसिटी पड़ जाता है नेक्स्ट पैटर्न का, कि नेक्स्ट अगर यहाँ के बाद एक बुलिश बन रहा है या बियरिश बन रहा है उसको देखेंगे और फिर हम डिसीजन लेंगे कि वेदर हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना है, जो भी। तो जितना स्ट्रॉन्ग, अगेन एक रूल, जितनी बॉडी लंबी उतना स्ट्रॉन्ग वो सेंटीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट डिसीजन लेंगे कि हमारा नेक्स्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठीक है। कॉमन लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी मैंने आपको बता दिया, 4 तरीके के होते हैं। अब इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये हो सकता है जरा सा इसके ऊपर क्लोज गया हो तो ग्रीन दिखाने लगेगा, जरा से नीचे गया हो वो रेड दिखाने लगेगा, कि मतलब इसमें बुलिश बेरिश नहीं होता जैसे मारूबोजू में, क्योंकि ये क्लोज ऑलमोस्ट वहीं पे हुआ, तो ये जरा सा ऊपर हो जाए जरा सा नीचे हो जाए वो एनॉमली हो सकती है। बट हमारा मेन चीज है कि हमारा शेप इस फॉर्म में रहना चाहिए, और शेप ऑफ डोजी एक्चुअली मैटर करता है हमें।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं डोजी को हम ट्रेड कैसे करेंगे। डोजी रिप्रेजेंट करता है इंडिसीजन, और स्पेशली ये इंडिसीजन तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो किसी ट्रेंड के बाद आता है। ठीक है। अब जैसे ग्रेव स्टोन डोजी है, ग्रेव स्टोन डोजी है, अगर वो कोई टॉप रिवर्सल आता है तो उसके बाद से वो जो ग्रेव स्टोन डोजी है वो फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जो डोजी है, जो जिसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ठीक है। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो यहाँ पे देखिए फॉर्म हुआ एक डाउन ट्रेंड के बाद। स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे देखिए एक पैटर्न, ये एक पैटर्न बना जिसको हम आगे जानेंगे कौन सा पैटर्न है। ठीक है। हैमर पैटर्न होता है। तो इसको हम आगे जानेंगे, और फिर इसके बाद से ये भी एक बुलिश पैटर्न होता है, यहाँ हैमर पैटर्न बना। उसके बाद से देखिए इंडिसीजन दिखाने लगा, ये इंडिसीजन है। यहाँ पे इंडिसीजन लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जाना है। यहाँ पे भी इंडिसीजन हो गया, ऑलमोस्ट सेम हो गया। यहाँ पे भी और नीचे जाने की कोशिश की, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम हुआ। ठीक है। यहाँ पे तो ये जो डोजी पैटर्न्स यहाँ पे देखिए बने हैं, वो दर्शा रहे हैं कि वो एक इंडिसीजन हो रहा है। और उसके बाद से फिर से एक बार हैमर पैटर्न बना और प्राइस ऊपर चला गया। तो ये इंडिसीजंस के बाद एक कंफर्मेशन हमें जैसे मिला, हमने उसको ट्रेड किया और हम ऊपर गए। तो हम अब इसको देखिए, ट्रेड करने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या ट्रेड है कि भाई जब वो पैटर्न बन रहा है तब आप खरीद लीजिए, वहीं पे खरीद लीजिए। उसमें क्या रहता है, उसमें जब आप उस स्टाइल से खरीदोगे कि भाई जैसे बना वैसे ही हम खरीद लिए, ठीक है, उसमें क्या है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है। थोड़ा थोड़ा रिस्क क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कि ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि आपको कोई कंफर्मेशन तो मिला नहीं। या तो कोई आप साथ में RSI यूज़ कर रहे हो कि RSI 20 के नीचे यहाँ पहुँच गया है, ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, तो ये थोड़ा कंफर्ट लेवल आपको बता दें। जब आप कोई इंडिकेटर के बारे में आगे हम जानेंगे, अगर उसको आप यूज़ करोगे तो वो आपको बता देगा कि इस फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन है, जब ऐसे नीचे लंबा शेडो और ये बॉडी कम है, तो डाउन ट्रेंड के बाद स्पेशली, तो यहाँ इंडिसीजन है। और फिर उसके बाद से एक देखिए, जैसे हमें कंफर्मेशन मिला कि यहाँ देखिए नीचे गया काफ़ी नीचे, बट एंड में क्लोज हुआ और बॉडी भी रेंज भी थी, मतलब कि यहाँ पे गया, यहाँ पे नीचे गया, लेकिन उसके ओपनिंग के ऊपर हुआ, थोड़ा सिग्निफिकेंट था इसका बॉडी। तो ये बुलिश कंफर्मेशन दे दिया, और जैसे ही नेक्स्ट डे इसके ऊपर खुलता है हम इसको बाई कर लेते हैं। ठीक है। और जो स्टॉप लॉस होता है वो हमारा जो डोजी होता है उसके का लो रहता है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो ये तरीके हैं जिसको हमें डोजी को ट्रेड करना रहता है। ठीक है। तो ये कंफर्मेशन पे हम इसको हमेशा बाई करेंगे तो हमारा बैठ गया। आप यहाँ पे डोजी को डायरेक्टली बाई कर लिए होते तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस है जो नेक्स्ट डे हिट हो गया। लेकिन जब आपने नेक्स्ट डे पे कंफर्मेशन बनने दिया कि जब वो क्लोजिंग एंड में आपको यहाँ ऊपर दिखी, तब आपने बाई कर लिया, नेक्स्ट इसके बाद जो ओपनिंग आई उसके खुलते ही बाई कर लिया, तो यहाँ से ज़्यादा आपका चांस हो गया था प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने का। तो ये देखिए रिस्क रहता है जब आप सेम पैटर्न फॉर्मेशन बाई करते हैं, और एक जो होता है जो आप अगले दिन कंफर्मेशन पे बाई करते हैं। तो ये डोजी को यूज़ करते हैं कि जब भी आप इसको कभी भी किसी ट्रेंड के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको फैंटास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। और डोजी इंडिसीजन रिप्रेजेंट करता है। जो ग्रेवस्टोन डोजी है, ये जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी था, जहाँ ये जो क्लोजिंग प्राइस ऊपर थी और ये जो शेडो एक साइड में नीचे एक साइड है। ग्रेवस्टोन डोजी इसका जस्ट उल्टा, जैसा आपने देखा था कि वो कुछ इस तरह रहता है। ये ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे कुछ रहता है, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कुछ ऐसे रहता है। तो जब इसमें नीचे जाता है, मतलब कि डाउन ट्रेंड में है ना, तो डाउन ट्रेंड में तो नीचे जाएगा, तो यहाँ बना, तो ये बनता है, तो इसे ये कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे ही, वो यूजुअली जब रिवर्सल टॉप में होता है। अब इसी के ग्राफ को आप उल्टा कर दो, जब ऐसे करके कुछ ग्राफ बनेगा ऐसे यहाँ पे, तो ऐसा कुछ अगर ग्राफ बन रहा है आपका, ठीक है, ऐसे ऊपर ग्राफ में ऐसे कैंडल होते जा रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे करके डाउन ट्रेंड आया, तो यहाँ पे जो बनेगा इस टाइप का बनेगा। उसके बाद से एक कंफर्मेशन, उसके बाद जो उसके नीचे क्लोज हो इस कैंडल के, तो ये आपको कंफर्म करेगा कि भाई ये अब यहाँ पे सेल करने लायक है। ठीक है। तो आपका जो भी टाइम फ्रेम है, अगर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में या एक दिन में, अब ये जो पैटर्न है दोस्तों, आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम करके 10 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे तो आप और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं जो डोजी पैटर्न को यूज करता हूँ, सिंस मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो मोस्टली प्राइस एक्शन बेस्ड है, तो मैं जो इसको यूज करता हूँ, डोजी या कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज करता हूँ, उसको कंफर्मेशन के लिए या तो यूज करता हूँ या तो एंड ऑफ द डे एनालिसिस करने के लिए यूज करता हूँ। एंड ऑफ डे एनालिसिस में जहाँ आप टाइम फ्रेम 1
डे का सेलेक्ट करें और इन पैटर्न्स को स्टडी करें तो वो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। मतलब कि आपको एग्जैक्टली सब, अगर ये आपका रिवर्सल किसी सपोर्ट के अराउंड आ रहा है, अगर चार्ट पे आपका कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे चार्ट है, फिर ये ऊपर गया और यहाँ पे स्ट्रांग आपने देखा सपोर्ट है, ऐसे करके ऐसे किया, फिर ये ऐसे करके कुछ सपोर्ट आ रहा था इस लेवल पे, फिर अगर किसी सपोर्ट लेवल पे ये डोजी बनता है, अब ऐसा अगर आप इंट्राडे में देख, आप डेली चार्ट्स पे एंड ऑफ द डे देखेंगे कि सपोर्ट लेवल पे एक डोजी बन रहा है और उसके बाद से एक बुलिश कंफर्मेशन आ गया, तो ये ब्लाइंड बाई हो जाता है। जो लोग पूछते हैं ना कि सर आप नेक्स्ट डे कैसे पता करते हो कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है या वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, क्या होगा, तो उसमें बेसिकली यही किया जाता है कि जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड के एंड में जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, जो भी आपका क्लोजिंग बेसिस पे डेली चार्ट पे आप एंड ऑफ द डे एनालिसिस जब करते हैं, तो उसमें आपको डे पे पूछ देखना रहता है कि वो क्या बन रहा है, उस पैटर्न के स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ को समझ के, उसके इम्पोर्टेंस को, उसके बॉडी को, लेंथ को, उसके असर्टिवनेस को देख के आप एक डिसीजन लेते हो कि वो अच्छा ऊपर जा सकता है, वो नीचे जा सकता है, वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे ही ऊपर में रिवर्सल में ग्रेवस्टोन डोजी यूज होता है। और ड्रैगन फ्लाई ऐसे बॉडी के जब बॉटम ऑफ रिवर्सल होता है जो, वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। ठीक है, ट्रेड सेटअप इसका अगेन डोजी का वही आइडियल है कि जब आपका कोई ट्रेंड हो तभी डोजी का आपका ट्रेड सेटअप आइडिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट में, तो लग रहा है नीचे का मैंने गायब कर दिया है, इसमें नीचे का तो गायब हो गया, बट ये नीचे कट गया, यहाँ पे कहीं पे डोजी बना हुआ था यहाँ पे, तो ठीक है आप किसी और ग्राफ में देख लीजिएगा, बट यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कहीं आपको डोजी दिख रहा है। लेट्स से ये आपका एक कह लो आप एक डोजी की तरह है, एग्जैक्ट डोजी नहीं है, यहाँ पे बॉडी देखिए थोड़ा सा है बट ऑलमोस्ट डोजी की तरह है। यहाँ पे रिवर्सल हुआ क्या, यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ। ये डोजी क्या है, एक माइनर सपोर्ट पॉइंट के पास था। ठीक है, ये देखिए ये जो लेवल है ये इसका माइनर सपोर्ट लेवल है। तो अगर हम ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन, ठीक है, ये देखिए इसका माइनर सपोर्ट था और ये आगे भी देखिए इसका रेजिस्टेंस बना जो आगे जाके, तो उसके अराउंड में एक डोजी फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे आइडियली एक केस बनता है रिवर्सल का, बट यहाँ रिवर्सल नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ रिवर्सल नहीं हुआ। इसमें क्या था कि इसका जो ओपनिंग होना था वो इसका जो बॉडी, ये जो डोजी है इसके ऊपर होना था और वहां सस्टेन करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो नेक्स्ट में, इसीलिए देखिए यहाँ पे कैंडलस्टिक का इंपॉर्टेंस आ गया, मतलब कंफर्मेशन का और इंपॉर्टेंस आ जाता है, क्योंकि हमेशा सक्सेस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ डोजी बनी बट ये रिवर्सल नहीं हुआ यहाँ से, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला जो पैटर्न है ना, ये जो मारूबोजू पैटर्न की तरह बन रहा है ऊपर, तो ये जो बना है वो काफी स्ट्रांग बना है। वो गैप डाउन, यहाँ से देखिए यहाँ पे आप गैप डाउन हुआ, इतना गैप डाउन हुआ और फिर भयंकर वो नीचे गया था, उसके बाद वो बना था। तो ये एक स्ट्रांग फास्ट स्ट्रेंथ है, मोमेंटम आपके लिए दिखा रहा है कि बड़े तगड़े मोमेंटम में नीचे आया था, तो यहाँ पॉसिबिलिटी थी कि ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और इस सपोर्ट के अराउंड बन रहा था बट ये रिजेक्ट हो गया और ये नीचे चला गया प्राइस। तो यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन का फायदा ये होता है कि नेक्स्ट डे में अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन ऊपर हुआ होता और इसके लो को नहीं ब्रीच किया हुआ होता और एंड ऑफ द डे में भी अराउंड यहाँ पे क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, ऊपर क्लोज होने की कोशिश, तो आप बाई करते तो आपको रिवर्सल लगता है कि सपोर्ट से ऊपर जा सकता है वहां पे। बट यहाँ पे अगेन इसीलिए कंफर्मेशन यहाँ पे सबका पैटर्न्स का यहाँ पे यूज होता है। एक्चुअली यहाँ पे बना था वो, यहाँ पे एक डोजी बना था, फिर वहां से रिवर्सल आया। बट एनीवेज हम देखेंगे किसी और चार्ट्स में भी देख सकते हैं जब हम चार्ट्स देखेंगे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो स्पिनिंग टॉप होता है। स्पिनिंग टॉप एक न्यूट्रल से लेस सिग्निफिकेंट पैटर्न होता है जो रिप्रेजेंट जो भी करता है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप डोजी ऑलमोस्ट सेम चीज कह लो आप होता है। स्पिनिंग टॉप के लिए एक लट्टू की तरह होता है जो स्पिनिंग टॉप कहते हैं। स्पिनिंग टॉप मतलब घूमता हुआ लट्टू, उस तरह का रिप्रेजेंट करता है। और डोजी में क्या होता है, डोजी और इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी रहती है और दोनों तरफ जो लेंथ रहते हैं, तो शैडो के लंबे रहते हैं और दोनों तरफ रहते हैं, यानी कि एक ही तरफ है, एक तरफ है, तो स्पिनिंग टॉप नहीं हुआ। तो स्पिनिंग टॉप बेसिकली इंडिसीजन ही है वो, बस उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा इंडिसीजन के बाद एक हल्का सा ट्रेंड का एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है कि मतलब ओपन इस पे हुआ और क्लोज ऊपर चला गया, तो जरा सा माइल्डली बुलिश है या माइल्डली बेरिश है स्पिनिंग टॉप, बट अगेन ये रिप्रेजेंट करता है इंडिसीजन। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप ये होता है बेसिकली स्पिनिंग टॉप। तो कैंडल्स हैव स्मॉल रियल बॉडी और अपर और लोअर शेडो आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है,
और अलोन जो होते हैं वो स्प्रिंग टॉप कुछ नहीं सिग्निफाई करते हैं, बट व्हेन सेम एज डोजी, जैसे डोजी का मैंने आपको बताया था कि कभी डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद अगर ये बनता है तो ये एक पॉसिबिलिटी हो जाता है वीकनिंग ट्रेंड का। वो जो ट्रेंड चल रहा है वो वीक हो सकता है, उसका एक पॉसिबिलिटी हो जाता है जब स्पिनिंग टॉप बनते हैं। स्पिनिंग टॉप सबसे कॉमन है, कई बार बनते हैं, हमेशा बनते हैं, बट आपको मैक्सिमम टाइप में इग्नोर करना है। आपको केवल जो मेन स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं उनको यूज करना है, उनको देखना है जब वो ट्रेंड पे बन रहे हैं, ठीक है। तो अगेन स्मॉल रियल बॉडी अपर शेडो जो होता है वो रियल बॉडी को हाई पॉइंट तक कनेक्ट करके ले जाता है। अगर वो रेड कैंडल है तो ऊपर गया बट क्लोज नीचे हुआ, ग्रीन कैंडल है तो वो ऊपर गया, वो उस केस में भी ऊपर गया बट वो क्लोज ओपन से ऊपर गया, ठीक है। ऐसे लोअर शेडो नीचे का दर्शाता है और ये रहता है, ठीक है। आइसोलेशन में कुछ नहीं मतलब होता है इसका, बस ये इंडिकेशन बताता है, बुल्स और बेयर्स कोई डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ट्रेंड में इसको, अगर सेम ट्रेंड में आप इसको समझते हो बेयरिश और बुलिश अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो वो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन करोगे कहाँ पे फॉर्म है, किसी सपोर्ट के, अगर डाउन ट्रेंड हो रहा है कोई और किसी सपोर्ट पे आया और वहां पे ये सब 2-3 बार फॉर्म होने लगा स्पिनिंग टॉप, तो वो आपको वहां पे दिखा सकता है कि वहां से एक माइनर पॉसिबिलिटी का चार्ज है। तो सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पिनिंग टॉप में, और स्पिनिंग टॉप्स आपको उसके बाद में आपको एक अच्छे से ट्रेंड का आइडिया देता है, एक कंफर्मेशन का आइडिया देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस चार्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखिए आपका स्पिनिंग टॉप है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये देखिए ये स्पिनिंग टॉप, 2 स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बने हैं, ये स्पिनिंग टॉप्स बने हैं। तो जितना लंबा लेंथ है उतना ज़्यादा अच्छा स्पिनिंग टॉप है। यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, परफेक्ट स्पिनिंग टॉप है, वहाँ से थोड़ा रिवर्सल के साइंस है, यहाँ पे देखिए रिवर्सल के साइन है। तो अभी जब भी देख रहे हो, जब भी कुछ चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको कुछ तो आपको डोजी या स्पिनिंग टॉप से कुछ मिलता जुलता है। ये मोर ऑफ सिमिलर टू डोजी है, जो ग्रेवस्टोन डोजी है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। बट ये एग्जैक्ट टर्म्स में डोजी नहीं, क्योंकि इसका लोअर नहीं है, बट ऑलमोस्ट अब जब भी देखोगे जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आपका रिवर्सल होता है वहाँ पे यही सब आपको दिखता है। तो ये जब कंटिन्यूसली बनने लगते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको आइडिया लगा लेना चाहिए कि यहाँ से कोई अगर सपोर्ट के पास है, जैसे ये पार्ट एक सपोर्ट पार्ट था, ये लाइन यहाँ पे ये बना थोड़ा, तो आपको लग जाए कि यहाँ से कुछ रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन आने लगता है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे ग्रीन क्लोज है इसके ऊपर, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही आप अगर ट्रेंड लाइन से इसको कंबाइन करेंगे कि डोजी कहाँ पे बन रहा है, ट्रेंड लाइन क्या होता है उसको भी हम आगे जानेंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन से कंबाइन करेंगे किसी भी स्टॉक के जो ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो अगर उसके ट्रेंड लाइन के अराउंड बन रहा है, जैसे ये इसके जो उसका ट्रेंड लाइन है उसको टच करते हुए यहाँ पे डोजी बना रहा है, तो ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया जो भी, जिसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे इस पॉइंट पे बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के अराउंड जो उसका सपोर्ट है, उस ट्रेंड लाइन के अराउंड, उस सपोर्ट के अराउंड बना रहा है। यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ करना था, बट ऑलमोस्ट सेम है, आप आइडिया ले लो कि क्या है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इसकी हाई हो जाती है। ऊपर नहीं देखिए कहीं भी जा सकता है, अगेन कोई नहीं बता सकता ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मैं नहीं बता सकता कि 100% ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि 80% ये चांस होता है। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग करियर में अपना जो ट्रेडिंग डिसीजन हमेशा लेते हो उसको इस पे बेस करोगे और हर बार इसी को ट्राई करोगे, तो आप ये श्योर है कि आप 10 ट्रेड में से आपका 8 ट्रेड या 7 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसमें आप ये अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हो। और इसके ऊपर तो आपको छोटा ही स्टॉप लॉस लगाना रहता है कि यहाँ पे हिट हो गया तो हिट हो गया। तो अब ये कई बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स क्या है इसको भी हम आगे जानेंगे जब हम रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक इन सब के बारे में जानेंगे। तो अगर किसी सपोज किसी 66% फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक लेवल है, एक सपोज समझिए वो एक वर्चुअल टाइप का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहाँ पे अगर ये स्पिनिंग टॉप्स बनने लगे तो समझिए वहाँ से भी एक पुल बैक आ सकता है या रिट्रेसमेंट आ सकता है, जिसे कहते हैं पुल बैक। तो ऊपर से नीचे हो गया, ऊपर से नीचे तो रिट्रेसमेंट हो गया, पुल बैक मतलब नीचे से ऊपर, ये पुल बैक होता है ऐसे की बात है। तो इस तरह से स्पिनिंग टॉप यहाँ पे भी सिग्निफाई करता है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है इसमें। तो स्पिनिंग टॉप के बारे में ये हो गया।